गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 आरोह भाग 2 में से एक कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है कविता के बहाने। देखो कितना अच्छा नाम दिया गया है कि कविता के बहाने। एक कविता हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं और कविता के बहाने ही उसका नाम है। बहाने होता है हेतु, कारण, प्रयोजन। किसके? कविता लिखने के। और उसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर सन 1927 में उत्तर प्रदेश नामक एक जिले में इनका हुआ था। उत्तर प्रदेश नामक प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने आधुनिक युग में प्रकाश डालते हुए कहा है, प्रेरित करते हुए कहा है कि यांत्रिकता के दबाव में, यांत्रिकता होती है यंत्रों, किसके? मोबाइल है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, ऐसे बहुत सारे साधन हैं कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं में उलझे रहते हैं। और जब बच्चे इन सारी चीज़ों से प्रेरित होते हैं, इन्हीं के अंदर उलझे रहते हैं, तो बच्चे की कल्पना शक्ति को उड़ान भरने के लिए कोई भी प्रयोजन, कोई भी एक तरह से मार्ग उसको नहीं मिलता। यानी उनकी कविताओं के पंख, उनकी कल्पनाओं के पंख क्या हो जाते हैं? एक तरह से कमज़ोर पड़ जाते हैं। चाह कर भी जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर योग्यता है, यदि वह कवि बनना चाहता है लेकिन कवि सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझा रहता है, तो उसकी कल्पना शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है और वह समाज के लिए, साहित्य के लिए कभी भी अच्छी कविताएं नहीं लिख पाता। लेकिन यहाँ पर फिर से प्रकाश डाला है और इस संसार में रहने वाले व्यक्तियों को संदेश देता है कि यदि हमारे अंदर यांत्रिकता की दुनिया में भी कल्पना शक्ति मजबूत है, यदि हम कुछ करना चाहते हैं किसी भी बहाने से, चाहे वो खेल है, घर है, स्कूल का मैदान है, कहीं पे भी, किसी बगीचे में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, किसी खेत में बैठे हैं, तो वहाँ पर यदि हमारी कल्पना शक्ति मजबूत है, हम एक तरह से कुछ भी करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और सारे बंधन, सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं। यांत्रिकता की इस दुनिया में यदि हमारे अंदर कल्पना शक्ति है, हम कुछ करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे जो बंधन है वो खुद पर खुद टूट जाते हैं और हम स्वतंत्र अस्तित्व के साथ, स्वतंत्र पहचान के साथ कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला है कि कविता लिखने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारे अंदर कुछ करने की लगन होती है, कुछ करने की एक तरह से, यदि हमारा लक्ष्य कुछ करना, अपने जीवन में कामयाब होना है, यानी हमें अपने साहित्य को आगे लेकर जाना, अपनी कल्पना शक्ति को बल प्रदान करना है, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। तो हमारे जो नियम हैं, हमारी जो मजबूरियां हैं, वह भी हमें स्वतंत्र छोड़ देती हैं। और कविता लिखने के लिए बहुत सारे जो कारण हैं, बहाने हैं, प्रयोजन हैं, वह हमारा बाहें पसार कर स्वागत करते हैं। तो कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं? विभिन्न एक तरह से उपमान लिए हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से बच्चा है, एक तरह से फूल हैं और तितली है, ऐसे बहुत सारे एक उपमान लिए हैं। और कहता है कि कविता चिड़िया की उड़ान है, कविता बच्चे की छलांग है, कविता फूलों के समान खिलती है। ऐसे बहुत सारे उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया है कवि ने। तो कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं कविता के बहाने? चलिए हम फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर कविता के बहाने इन दिनों एक काव्य संग्रह है, उसमें से अवतरित है। तो देख लीजिए,
कविता का नाम है हमारा कविता के बहाने। बहाने होता है प्रयोजन, उद्देश्य, अर्थ, किसी भी कारण से। जैसे यहाँ पर है बहाने, बहाने को हम लिखेंगे प्रयोजन, प्रयोजन लिख सकते हैं, कारण लिख सकते हैं, बहुत सारे हेतु भी लिख सकते हैं कि क्या कारण था। तो देख लेते हैं हम अपनी कविता को। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने को माने, कविता क्या जाने। अब यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने अपनी कविता को पंख दिए हैं, किसके समान, चिड़िया के समान। जिस प्रकार से चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ जाती है असीम आसमान में, तो कुंवर नारायण जी कहते हैं कि जो मेरी कविता है उसको भी मैंने अपने शब्दों रूपी पंख पहनाए हैं। अपने शब्दों से उस कविता के अंदर इतना बल डाल दिया है कि मेरी कविता भी चिड़िया के समान उड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले सरलाट करने से पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत सरलाट हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने शब्दों के द्वारा अपनी कविता को बल प्रदान करता है और कहता है कि जो मेरी कविता है वह चिड़िया के समान उड़ने के लिए तैयार है। तो देख लेते हैं। कविता एक उड़ान है। इस यांत्रिकता भरे युग में कविता का भविष्य है वो एक तरह से अंधकार में होता जा रहा था, लेकिन कवि को आशा नजर आई, किसके रूप में, एक चिड़िया के रूप में। तो कहते हैं कि कविता एक उड़ान है। जो कविता मैं लिख रहा हूँ, जो कल्पना मैं कर रहा हूँ, जिस कल्पना को मैं शब्दों रूपी जामा पहना रहा हूँ, जामा होता है पहनावा, यानी मैं लिख रहा हूँ जो, वह कविता चिड़िया के बहाने, यानी एक चिड़िया को मैंने देखा और मुझे बहाना मिल गया, मुझे एक कारण मिल गया, मुझे एक प्रयोजन मिल गया कविता लिखने का। यानी मेरी कविता क्या है, वो चिड़िया के बहाने लिखी जा रही है। बहुत सारे कारण ऐसे हैं जब कवि कल्पना करता है, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा लिखता है। और कहा भी गया है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि होता है सूर्य, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता वहाँ पर कवि की कल्पना शक्ति पहुँच जाती है। तो कवि है वो कहता है कि मुझे एक कारण मिला, मुझे एक प्रयोजन मिला, किसके लिए, कविता लिखने के लिए। यानी जब मैंने एक चिड़िया को देखा, उसकी जब वह उड़ान भर रही थी तो मुझे एक कारण मिला कि मैं अपनी कविता को लिखूं। नेक्स्ट है कविता की उड़ान। लेकिन मेरी कविता की जो उड़ान है, मेरी कविता की कल्पना शक्ति है, वह चिड़िया नहीं समझ सकती। हालांकि कारण स्पष्ट है कि मुझे कविता लिखने का कारण एक चिड़िया मिली, लेकिन जो मेरी कल्पना शक्ति की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। और कहा गया है कि कविता लिखने के कारण मुझे बाहर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, इस घर में भी मिलते हैं, उस घर में भी मिलते हैं। जिस प्रकार से चिड़िया क्या है, वो असीम आसमान में इधर उधर उड़ती रहती है और अपने पंखों की सहायता से अपने जीवन को एक तरह से स्वतंत्र आसमान में उड़ान में गुजार देती है, ठीक उसी प्रकार से कवि कहता है कि मुझे भी कविता के जो चिड़िया के बहाने कविता लिखने का कारण मिला, और अंदर भी मुझे मिलता है, बाहर भी मिलता है, इस घर में भी मिलता है, उस घर में भी मिलता है। यानी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके बल पर मैं अपनी कविताओं को व्यक्त कर सकता हूँ। कविता के पंख लगा उड़ाने के माने के कारण यहाँ पर कहा गया है कि चिड़िया क्या जाने। चिड़िया तो अपने पंखों की सहायता से उड़ान भर रही है, अपने पंखों की सहायता से क्या कर रही है, उड़ान भर रही है। परंतु यहाँ पर कहा गया कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने मेरी कविता भी चिड़िया के समान क्या है, वो पंख लगाकर उड़ने लगी है। परंतु
मेरी कविता की उड़ान को भला चिड़िया क्या जाने। यानी मेरी कल्पना, मेरी जो कविता की उड़ान को तो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ इस संसार में, चिड़िया नहीं पहचान सकती। चिड़िया कविता के कारण को, उनके कारणों को नहीं जान सकती, लेकिन यहाँ पर मेरी कविता भी चिड़िया के समान असीम आसमान में, यानी इस संसार के व्यक्तियों के बीच में अपनी उड़ान लेकर जा रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा कहा गया है कि कविता एक खिलना है। कविता किसके समान? फूलों के समान। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, जब भी कोई फूल खिलता है तो खिलने से पूरा उसमें से चटकी ध्वनि निकलती है। और यहाँ पर कहा गया है कविता का खिलना है फूल के बहाने। कविता एक खिलना है, यानी मेरी कविता शब्दों के रूप में खिल रही है। किस रूप में? फूल के समान। फूलों के, जिस प्रकार से फूल खिलता है, ठीक इसी प्रकार से जो मेरी कविता है वह भी खिल रही है। कविता का खिलना, लेकिन फूल जब खिलता है तो उसका खिलना सीमित है। वह थोड़े समय के लिए खिलता है और जल्दी ही मुरझाकर क्या है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। परंतु जब मेरी कल्पना शक्ति को, कवि अपनी कल्पना शक्ति को शब्दों के रूप का जामा पहनाता है, तो उसकी कविता की जो खुशबू है वह असीम है, और उसकी कविता जो लिखी गई है उसका जीवन क्या है, वो लंबा है। तो फूलों का जीवन तो सीमित है, लेकिन कविता है वो लंबे समय के लिए लिख दी गई है। और कहा गया है कि इसी कल्पना शक्ति को, इसी कविता को का खिलना भला फूल क्या जाने। यानी फूल मेरी कविता के खिलने को नहीं समझ सकते। जिस प्रकार से चिड़िया की उड़ान भी सीमित है और फूलों का खिलना भी सीमित है, परंतु कविता की उड़ान असीमित है। और जो यहाँ पर जो शब्दों के रूप में कविता खिलती है वह भी असीमित है। और कहते हैं बाहर भीतर, यहाँ भी और बाहर भी, इधर भी उधर भी, इस घर में भी उस घर में भी, बिना मुरझाए महकने के माने मेरी कविता तो मुरझाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। यानी मेरी कविता की महक तो क्या है, वो सभी व्यक्तियों, संसार में रहने वाले व्यक्तियों को के जीवन को महकाने के लिए तैयार हैं। फूल क्या जाने, लेकिन मेरी कविता का महकना भला फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब देखो कितना सुंदर उदाहरण यहाँ पर कुंवर नारायण जी ने दिया है और कहा है कि जो कविता है वह क्या है, बच्चे के समान है। जिस प्रकार से बच्चा स्वतंत्र होकर बिना कोई भेदभाव किए क्या करता है, खेलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से समाज की भलाई के लिए कवि ने जो कविता लिखी है बिना कोई भेदभाव किए वह बच्चे के रूप में चित्रित की है। और कहते हैं कविता एक खेल है। मेरे द्वारा लिखी गई जो कविता है वह बच्चों के खेल के समान है। और कहा गया है कि बाहर भीतर बच्चे बिना कोई भेदभाव किए सभी घरों को एक समान समझते हैं, बाहर भी अंदर भी, उनके लिए सभी घर क्या है, वो एक समान है। और कहा गया है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर उस घर, उनके लिए सभी घर एक समान होते हैं, उनका स्वभाव सरल होता है। मेरी कविता का स्वभाव भी सरल है, बच्चों के समान है, बिना कोई भेदभाव किए, बिना जाति पाति में विश्वास किए, वह बच्चों के खेल के समान क्या है, एक तरह से खिल रही है।
खिलने का मतलब है कि बच्चों के खेल के समान के रूप में चित्रित किया है और कहा गया है कि इस घर में भी उस घर में भी बिना कोई भेदभाव सभी उसके लिए समान है, यानी सभी की भलाई के लिए, सभी के कल्याण के लिए मैं कविता लिख रहा हूँ। जिस प्रकार से बच्चे बिना कोई भेदभाव किए क्या है वो खेलते रहते हैं, सब उनके लिए एक समान, सब घर उनके लिए एक समान है। यह घर वह घर, इस घर में भी खेलते हैं उस घर में भी खेलते हैं। मेरी कविता भी क्या है, इस घर में भी पहुंच चुकी है उस घर में भी, यानी सभी के लिए, यहाँ पर भी उधर भी, बाहर भी भीतर भी, सब घर एक कर देने के लिए बच्चा ही जाने। सभी घरों को एक घर करने को बच्चा ही पहचानता है। यानी जब बच्चा खेलता है तो उनके लिए अपना परिवार और आसी पड़ोसी क्या है, वो सब एक परिवार के रूप में उसको नज़र आते हैं। यानी बहुत सारे घरों को भी वह खेल के माध्यम से एक बना सकता है। ठीक इसी प्रकार से मेरी कविता है जो वो सभी के लिए है। यानी कहने का अभिप्राय है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, सिर्फ बच्चा ही क्या है, सभी घरों को एक करने का कारण जानता है। और मेरी कविता भी बच्चे के खेल के समान है जो सबको एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास करती है। तो ये हमारी कविता का पार्ट नंबर 1 था। इसके बाद हम विशेष देख लेते हैं कि कवि ने अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए किन किन शब्दों का, अर्थों का प्रयोग किया है। कवि हैं कुंवर नारायण जी। तो देख लेते हैं यहाँ पर पहले क्या कहा गया है। कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं, कवि की कल्पना शक्ति को उजागर किया है। सबके अंदर कल्पना होती है, सब कल्पना करते हैं, विशेषकर बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर, सबके अंदर होती है। अपनी कल्पना की दुनिया में वह एक साधारण मनुष्य से महान व्यक्ति, महान राजा भी बन सकता है और कल्पनाओं की दुनिया में उड़ान भरता है तो उसको बड़ी खुशी मिलती है। लेकिन वास्तविकता तब होती है जब वह अपनी कल्पनाओं को सच्चे अर्थों में साबित करता है, यानी अपने द्वारा देखे गए कल्पनाओं की दुनिया को वह साकार रूप प्रदान करता है, तभी वह सफल होता है। तो यहाँ पर कवि भी सफल हुआ है, लेकिन कवि की कल्पना शक्ति को यहाँ पर उजागर किया है महत्वपूर्ण रूप से। किसके रूप में? एक बच्चे के रूप में, फूल के रूप में, चिड़िया की उड़ान के रूप में। और क्या करता है वो? अपनी कविता को लिखता है। किसके बल पर? कल्पना के बल पर। नेक्स्ट है हमारा, कवि ने कविता के बहाने में कविता और बच्चों को समांतर कहा है। चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में अंतर है। फूल का खिलना और कविता का खिलना में भी अंतर है। न फूल समझ सकते हैं न कविता समझ सकती है, लेकिन खिलती जरूर है, कविता उड़ती जरूर है, लेकिन चिड़िया उसको नहीं जानती। कौन जानता है? बच्चा। तो कविता की जो एक तरह से कविता के मध्य और बच्चे के मध्य क्या है, वो समानांतर, एक समान, वही समझ सकता, बच्चा ही समझ सकता है मेरी कविता को, एक मनुष्य ही समझ सकता है। तो समानता दिखाई गई है। किस रूप में? बच्चों के खेल के रूप में। सभी घरों को एक कर देती है। मेरी कविता भी बच्चों के खेल के समान है जो सबको एक सूत्र में बांधे रखने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कवि का मानना है कि बच्चे खेलने के समय अपना पराया, जाति पाति, अमीर गरीब आदि सब का भेदभाव नहीं रखते हैं। और मेरी कविता भी इसी समान है। मैंने भी कविता लिखते समय अपनी कल्पनाओं को शब्दों का जामा पहनाया, तो मैंने भी कोई भेदभाव नहीं किया। तो बच्चे की कल्पना शक्ति बच्चे के खेल के समान है, जो जाति पाति, अमीर गरीब कभी भी भेदभाव नहीं करती है। मेरी कविता भी ऐसी ही है। नेक्स्ट है, मुक्त छंद का प्रयास किया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है यहाँ पर कवि ने, मुक्त छंद में लिखी है। उसके बाद है, कवि ने यहाँ पर बच्चों के खेल के समान में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर उपमा अलंकार का भी बड़ा सुंदर और बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तो ये वाली हमारी कविता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वाली जो कविता है उसको अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।